राधे राधे स्टूडेंट्स, राधे राधे सर। वेलकम टू माय चैनल संतोष इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग पढ़ रहे हैं 12th का चैप्टर द सोल्जर, और इसको लिखे हैं द सोल्जर को रूपर्ट ब्रूक। इसको इनका नाम द सोल्जर इसलिए पड़ा क्योंकि रूपर्ट ब्रूक जो है एक सैनिक भी थे और सैनिक के साथ साथ वो कवि भी थे, इसलिए उन्होंने द सोल्जर नाम का एक सोनेट लिखा। ये हम लोग जो आज पढ़ने जा रहे हैं ये सोनेट है, और सोनेट आप लोगों को मैंने बताया है कि 14 लाइन्स के जो पोएम होते हैं उसको सोनेट्स कहते हैं, और जो 14 लाइन्स में जो पहला जो 8 लाइन होता है उसको ऑक्टेव कहते हैं, और लास्ट की 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। वो अभी हम आप लोगों को लिखा देंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। रूपर्ट ब्रूक के बारे में पढ़ते हैं, उनका जो जीवनी है उसके बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। कहता है रूपर्ट ब्रूक, जिनका जन्म 1887 में हुआ और 1915 में इनकी डेथ हो गई। मात्र 28 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई। वॉज बॉर्न इन वेल टू डू एकेडमिक फैमिली, जिनका जन्म एक समृद्ध परिवार में हुआ। समृद्ध का मतलब वो उनका जो परिवार था वो हर मामले में अच्छा था। वो चाहते तो मतलब हर तरह का शिक्षा दीक्षा वो उसको अपने बच्चे को दिला सकते थे। हिज फादर, उनके जो पिताजी थे, वॉज अ हाउस मास्टर एट रग्बी स्कूल। उनके जो पिताजी थे वो रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे। हाउस मास्टर बोलते हैं हम लोग इंचार्ज को। इंचार्ज का मतलब हुआ कि उनका देख रेख करने के लिए जिन्हें दिया जाता है उसको इंचार्ज बोलते हैं। तो वो रग्बी स्कूल के हाउस मास्टर थे। वेयर रूपर्ट ब्रूक वाज एजुकेटेड, जहां पे रूपर्ट ब्रूक का शिक्षा दीक्षा उन्होंने वहां पे प्राप्त किया था। बिफोर गोइंग टू किंग्स कॉलेज कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज इंग्लैंड में है, तो इंग्लैंड के एक कैम्ब्रिज जगह पे क्या कहते हैं किंग्स कॉलेज है, वहां पे जाने से पहले उनका शिक्षा दीक्षा उसी रग्बी स्कूल में हुआ जहां पे उनके पिताजी हाउस मास्टर थे। W.B. येट्स, ये भी एक बहुत ही महान कवि हैं। द फेमस पोएट, जो कि एक क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध पोएट हैं, कवि हैं। डिस्क्राइब्ड हिम एज द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, जिन्होंने रूपर्ट ब्रूक को क्या किस रूप से वर्णित किया है, हैंडसमेस्ट यंग मैन के रूप में, हैंडसमेस्ट यंग मैन के रूप में। अब एक आप लोग जान लीजिए, आप लोग को सुपरलेटिव डिग्री मैंने पढ़ाया है जिसमें यह बताया था कि हैंडसम का कभी भी हैंडसमेस्ट नहीं बनता, मोस्ट हैंडसम होता है। जब सुपरलेटिव होता है तो मोस्ट हैंडसम होता है। लेकिन कवि हैं, कवि ये शब्दों के साथ खेलते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल ग्रामेटिकली चले तो हम लोग मोस्ट हैंडसम होगा, हैंडसमेस्ट नहीं होता है। लेकिन फिर भी इसके अर्थ को तो हम समझ ही पा रहे हैं कि द हैंडसमेस्ट यंग मैन इन इंग्लैंड, यानी कि इंग्लैंड का सबसे सुंदर व्यक्ति, सबसे युवा और सुंदर व्यक्ति जो है उसको W.B. येट्स ने इन्हें वर्णित किया उस रूप में कि यह जो है इंग्लैंड के सबसे युवा और सुंदर व्यक्ति है, साथ ही साथ कवि भी है। He assumed a symbolic role. assume का मतलब होता है अवधारणा बना लेना या मान लेना। यह माना गया कि उन्होंने एक सिंबॉलिक का मतलब होता है सांकेतिक, उन्होंने एक सांकेतिक रोल मतलब किरदार निभाया। That eventually, जिसका अंत turned into the myth, myth मतलब कथा, जिसका अंत जो है यानी उस कवि का जो अंत हुआ वो एक कथा के रूप में बदल गया। ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर। फॉलन वॉरियर का मतलब होता है योद्धा जो युद्ध में मर जाता है, उसको बोलते हैं फॉलन वॉरियर। ठीक है, तो क्या कहता है, ही assumed as a symbolic role that eventually turned into the myth of a young and beautiful fallen warrior। कहता है उसे मान लिया गया कि वो जो है उन्होंने एक बहुत ही सांकेतिक किरदार निभाया। that eventually, जिसका अंत turned into, जिसका अंत जो है वो बदल गया किस रूप में, एक कथा के रूप में। ऑफ अ यंग एंड ब्यूटीफुल फॉलन वॉरियर, एक युवा और एक सुंदर सा जो योद्धा है उसकी कथा के रूप में वो बदल गया। ही डाइड ऑफ सेप्टिकेमिया, इनकी जो मृत्यु हुई सेप्टिकेमिया के कारण। सेप्टिकेमिया क्या होता है, ब्लड में पॉइजन आ जाना, ब्लड में पॉइजन हो जाना, यानी कि या कह सकते हो कि ब्लड में क्या कहते हैं उसको, इन्फेक्शन हो जाना ही सेप्टिकेमिया एक बीमारी का नाम है। जो ब्लड में इन्फेक्शन हो जाता है जिससे बॉडी स्वेलिंग करने लगता है, फूलने लगता है और उससे पानी निकलने लगता है, तो जिनसे उनकी डेथ हो गई। कब हुआ डेथ, ऑन अप्रैल 20, 1915, 23 अप्रैल 1915 में उनका डेथ हो गया। ऑफ द आइलैंड ऑफ लेमनोज इन द एजिशियन ऑन हिज वे टू बैटल एट गैलीपोली। कहता है जब वो गैलीपोली के युद्ध पे जा रहे थे, क्योंकि वो कहां जा रहे थे, गैलीपोली के युद्ध पे जा रहे थे, तो उसमें एक समुद्र है एजिशियन, वहां पर एक लेमनोज नाम का टापू है, आइलैंड है, वहां पे उनकी डेथ 23 अप्रैल 1915 में हो गई थी। ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोइट। आप लोग से सवाल एग्जाम में पूछता है, ये बार बार पूछा गया सवाल है कि वॉर पोइट के रूप में किसे जाना जाता है, तो आप लोग याद रखिएगा रूपर्ट ब्रूक को वॉर पोइट के रूप में जाना जाता है। तो इसीलिए इसको कहा जाता है ब्रूक इज रिमेंबर्ड एज अ वॉर पोइट। ब्रूक को जो है वॉर पोइट के रूप में याद किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग।
क्या कहता है आगे देखिएगा, हु इंस्पायर्ड पैट्रियोटिज्म इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। जो पहला वर्ल्ड वॉर आप लोगों को पता होगा 1914 में हुआ था, तो पहला वर्ल्ड वॉर के दौरान इन्होंने वो क्या कहते हैं, रूपर्ट ब्रूक ने इंस्पायर्ड किया, इंस्पायर्ड मतलब प्रेरित किया, पैट्रियोटिज्म यानी कि लोगों के अंदर देशभक्ति जगाया। इन द अर्ली फेज ऑफ द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, जो पहला विश्व युद्ध हुआ था उसके शुरुआती दौर में लोगों के अंदर देशभक्ति जगाने का सबसे बड़ा योगदान, लोगों के अंदर जो देशभक्ति का जो प्रेरणा है उसको जगाने में सबसे बड़ा योगदान रहा है रूपर्ट ब्रूक का। हिज रेपुटेशन चिफली रेस्ट ऑन 5 war sonnets of which the soldier is undoubtedly the best। क्या कह रहा है कि उनकी जो रेपुटेशन मतलब प्रतिष्ठा होता है, लेकिन वो यहाँ पे क्या कह रहा है, हिज रेपुटेशन चिफली, उसके जो मुख्य जो कार्य हैं, रेस्ट ऑन 5 war sonnets, उन्होंने 5 war sonnets लिखे। 5 war sonnets का मतलब युद्ध के लिए, या फिर कह सकते हो जो सेना जो युद्ध पर गई उसके लिए उन्होंने 5 पोएम लिखे जो सोनेट्स थे। सोनेट्स होते हैं, अब आप लोगों को यहां हम लिख देते हैं सोनेट। सोनेट्स होता है 14 लाइन्स के पोएम को बोलते हैं, लाइन्स पोएम को हम लोग सोनेट्स कहते हैं। और इसका जो पहला 8 लाइन होता है, फर्स्ट 8 लाइन जो होता है, फर्स्ट 8 लाइन जो होता है लाइन्स, इसको बोलते हैं ऑक्टेव। और लास्ट के 6 लाइन्स जो होते हैं इसको बोलते हैं हम लोग सेस्टेट। याद रखिएगा, सोनेट्स 14 लाइन्स के पोएम को सोनेट्स कहते हैं, पहला 8 लाइन को ऑक्टेव कहते हैं और लास्ट के 6 लाइन को सेस्टेट कहते हैं। वही कहते हैं उनमें से, ऑफ विच, उनमें से द सोल्जर, जो सोल्जर जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पोएम, इज अनडाउटेबली मतलब क्या, बिना कोई संदेहपूर्ण, क्या कह सकते हो, बिना संदेह के द बेस्ट, सबसे अच्छा, एंड द मोस्ट एंथोलॉजाइज्ड। कहता है एंथोलॉजाइज्ड का मतलब होता है अंकलित करना। क्या होता है अंकलित करना या वर्णित करना, या इस पोएम में द सोल्जर जो है बिना कोई संदेह के सबसे अच्छा और सबसे अच्छा अंकलित किया गया है इस पोएम में। किसके बारे में, वॉर के बारे में, या फिर देशभक्ति जगाने के लिए सबसे अच्छा पोएम क्या कहते हैं, ये जो 5 पोएम लिखे उनमें से सबसे अच्छा द सोल्जर। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पोएम क्या कहता है। चलिए यहां देखिएगा पोएम क्या कह रहा है। पोएम कह रहा है इफ आई शुड डाई। यदि बात करें ग्रामेटिकली का, ग्रामेटिकली में यहां आई वुड होना चाहिए था, लेकिन पोएट है, पोएट का बात को मानना पड़ेगा, और ये जो कह रहे हैं उसके अर्थ को हम बस समझना चाहेंगे। कहता है इफ आई शुड डाई, यदि मैं मर जाऊं, थिंक ओनली दिस ऑफ मी, सोचना वो केवल मैं हूं। यदि मैं मर जाऊं तो मैं हूं, that there is some corner of a foreign field, कि विदेशी धरती पर मुझे कोई ना कोई कोना मिलेगा, जहां मेरी मृत्यु होगी, मुझे जहां दफनाया जाएगा, जहां मैं पड़ा होऊंगा, वो विदेशी धरती पे कोई ना कोई जगह तो मुझे मिलेगी। that is forever England, कि वो जगह क्या हो जाएगी, वो जहां पे मेरी मृत्यु होगी, जहां मुझे दफनाया जाएगा, वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। वो देखो, लोगों में देशभक्ति जगाने का सबसे बड़ा सेंटेंस ये बोल दिया कि जहां मेरी मृत्यु होगी, क्योंकि अपने देश से सबको प्रेम होता है, तो जहां मेरी मृत्यु होगी वो जगह ही इंग्लैंड हो जाएगा, भले वो विदेशी धरती ही क्यों ना हो, क्योंकि मेरा बॉडी इंग्लैंड का बना हुआ है, मुझे इंग्लैंड ने जन्म दिया। आगे हम लोग पढ़ते हैं उसी को, कहता दैट इज फॉर एवर इंग्लैंड, वो हमेशा इंग्लैंड की हो जाएगी। देयर शैल बी इन दैट रिच अर्थ, कहता वो जो समृद्ध सा जो जगह होगा, समृद्ध सा जो धरती होगा, और रिचर डस्ट कंसील्ड, जहां पे एक रिचर डस्ट, डस्ट का मतलब ये अपने आप को बता रहा है, बॉडी क्या बता रहा है, ये अपना शरीर के बारे में बात कर रहा है कि उस इन दैट रिच अर्थ, उस जो समृद्ध सा जो अर्थ है, समृद्ध सा जो धरती है, और रिचर डस्ट कंसील्ड, जहां पे वह रिचर डस्ट यानी समृद्ध सा जो बॉडी है, क्योंकि हम जिस देश से हैं वो मेरा देश भी समृद्ध है, तो मेरा जो बॉडी है हम भी समृद्ध है, तो मेरा जो बॉडी है वो जहां जो कंसील्ड होगा, कंसील्ड मतलब हिडन है, छुपा देना यानी दबा देना, जिसे कह सकते हो हम लोग दफना देना, जहां दफनाया जाएगा वो जगह, वो धरती, वो हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी। अ डस्ट, डस्ट यानी बॉडी, अभी जस्ट बताए, अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड, कि एक ऐसा व्यक्ति जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया। डस्ट मतलब यहाँ पे व्यक्ति अपने आप को, कभी खुद को बता रहे हैं डस्ट, कि हम लोग भी क्या मिट्टी से बने होते हैं, इसलिए वो अपने आप को डस्ट बता रहे हैं। अ डस्ट हुम इंग्लैंड बोर्ड, एक ऐसा शरीर जिसे इंग्लैंड ने जन्म दिया, शेप दिया, आकार दिया, मेड अवेयर, जागरूक बनाया, गैव वंस हर फ्लावर टू लव, और अपना फूल, अपना प्रकृति, अपना सौंदर्य सब कुछ दिया प्रेम करने के लिए।
हर वेज टू रोम, अपना सड़क अपना रास्ता दिया घूमने भटकने के लिए, अपने लक्ष्य को बनाने के लिए, वो सब कुछ हमें दिया। ए बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, कहता जो ये बॉडी है, मेरा जो शरीर है वो इंग्लैंड का है। मतलब वो क्या कहना चाह रहा, मैं कहीं भी रहूं, कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए, ये बॉडी हमेशा इंग्लैंड की रहेगी, और जिस धरती पे मुझे दफनाया जाएगा वो धरती भी हमेशा इंग्लैंड की होगी। और बॉडी ऑफ इंग्लैंड्स, ये जो शरीर है मेरा वो क्या होगा, इंग्लैंड का होगा। ब्रीदिंग इंग्लिश एयर, मैं सांस भी जो ले रहा हूं, हवा जो ले रहा हूं जो सांस के रूप में, वो भी इंग्लिश एयर है, यानी वो भी इंग्लैंड का है, वो भी मुझे इंग्लैंड ने दिया है। आगे कह रहे हैं, ये 7 लाइन था, कह रहे हैं वॉश्ड बाय द रिवर्स, मुझे नदियों के द्वारा धोया गया, यानी वो जो नदी यहां है वो भी मेरे इंग्लैंड की है, वो जो नदी जिसे मुझे धोया गया वो भी इंग्लैंड ने मुझे धोया है। ब्लेस्ड बाय सन्स ऑफ होम, और जो होम का मतलब इंग्लैंड, कि इंग्लैंड के ही सन, और सन तो दुनिया में एक ही होता है, लेकिन जो कह रहा है उसका ऐसा मानना है कि इंग्लैंड का सन, इंग्लैंड के सूरज की किरणें ने मुझे आशीर्वाद दिया है। वो सब कुछ मान रहा है कि उसे जो कुछ भी आज तक मिला है, आप लोगों को ही, मान लीजिए आप अपनी मेहनत से भले सफल हो जाइएगा, क्या वो सफलता जो आपको मिली है वो आपके देश ने ही दिया है ना आपको। तो आपका शरीर, आपका सोच, आपका सब कुछ, इवन तक का इवन देन यू हैव अ टाइनेस्ट थिंग, इट इज फ्रॉम इंडिया। जैसे हम लोग इंडिया से हैं तो हम लोग कुछ भी छोटा से छोटा चीज भी होगा तो वो भी कहां से होगा, इंडिया की होगी। आपका शरीर का कतरा कतरा खून भी इंडिया की होगी। उसी तरह वो कह रहे हैं कि मेरा जन्म इंग्लैंड में हुआ, मुझे इंग्लैंड ने जागरूक किया, मुझे इंग्लैंड ने अपने प्रकृति, अपने सौंदर्य, अपने फूल दिए प्रेम करने के लिए, सब कुछ दिया मुझे इंग्लैंड ने। तो मेरा जो शरीर है वो भी इंग्लैंड का होगा, मैं जहां दफनाया जाऊंगा वो भी इंग्लैंड की होगी, जो मैं सोच रहा हूं वो भी इंग्लैंड का सोच, वो भी मुझे इंग्लैंड के द्वारा दिया गया है। वही आगे बताता है, एंड थिंक, और सोचो, दिस हर्ट ऑल इविल सेड अवे, और सोचो कि जिस दिल में जो बुराइयां भरी है सब के सब धुल जाएंगे, सब के सब धुल जाएंगे। अ पल्स इन द इटर्नल माइंड, कहता है इटर्नल मतलब शाश्वत होता है, शाश्वत या फिर कह लो ना खत्म होने वाला जो मन है, जो सोच है। कहता है अ पल्स, पल्स मतलब धड़कना, कहता अ पल्स इन द इटर्नल माइंड नो लेस, मतलब कह रहा है जो हमारा जो अनंत सोच है वो कभी खत्म नहीं होगी। नो लेस मतलब कभी भी खत्म नहीं होगी, जो हमेशा धड़कती रहेगी। जो हमारा अनंत सा जो सोच है, वो शाश्वत जो सोच है, वो हमेशा धड़कती रहेगी, वो कभी खत्म नहीं होगी। गिव्स समवेयर बैक इन द थॉट्स बाय इंग्लैंड गिवन, कहता है कि जो सोच जो मुझे इंग्लैंड ने दिया कहीं ना कहीं मेरे शरीर में होगा। जो सोचने की शक्ति जो मुझे इंग्लैंड ने दी कहीं ना कहीं हमारे शरीर में होगी, और जो कभी कम नहीं होगा। वो जो सोच जो मुझे इंग्लैंड ने दिया वो कभी कम नहीं होगा। उसके लिए ही मैं इस दूसरे देश, दूसरे धरती पे मैं लड़ने आया हूं। जो कुछ भी मुझे मेरे देश ने दिया मैं उसे वापस जरूर दूंगा, अपना फर्ज मैं अदा कर कर जाऊंगा, वो ऐसा कहना चाह रहे हैं। हर साइड्स, उन्होंने अपना दृश्य, मुझे देखने की शक्ति तक मुझे दी। साउंड्स, आवाज, ध्वनि। ड्रीम्स हैप्पी एज हर डे, अपने दिन का सपना तक मुझे दिया, सब कुछ उसने मुझे दिया। एंड लाफ्टर, और जो हंसी है। लर्न ऑफ फ्रेंड्स, ये सब मैंने अपने दोस्तों से सीखा, वो भी इंग्लैंड के दोस्तों से सीखा। यानी सब कुछ, चाहे वो हंसी हो, चाहे कुछ भी जो मैंने सीखा वो सब इंग्लैंड का है। एंड जेंटलनेस, और जो जेंटलनेस है, जो विनम्रता है, जो नेकीपन है, ये सब कुछ भी मैंने इंग्लैंड से ही सीखा है। इन हार्ट एट पीस, कहता है हार्ट मतलब दिल, आप लोग जानते हैं हार्ट मतलब दिल होता है। तो कहता है इन हार्ट एट पीस, जो ये दिल में शांति सा है, ये भी मुझे इंग्लैंड ने दी है। अंडर एन इंग्लिश हेवन, कहता है ये सब कुछ जो मुझे मिला है, हेवन मतलब स्वर्ग, पैराडाइज मतलब स्वर्ग। क्या स्वर्ग इंग्लिश, हिंदी, क्या उर्दू, फारसी होता है क्या? या इंडियन, इंग्लैंड, अमेरिकन, ये भी क्या कहते हैं स्वर्ग अलग अलग देशों के लिए बटा हुआ है क्या? नहीं। तो ये क्यों कह रहा है कि अंडर एन इंग्लिश हेवन? ये इसलिए कह रहा है क्योंकि इसने जो कुछ भी मिला, इसे जो कुछ भी मिला वो एक स्वर्ग में मिलता है, और स्वर्ग में मिलता है। तो ये कह रहा है कि मेरा जो देश है वो मेरे लिए स्वर्ग है, क्योंकि मुझे हर वो चीज जो कुछ भी, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो दृश्य हो, चाहे स्वप्न हो, चाहे वो कुछ भी तरह का चीज हो, यहाँ तक कि मेरे सोच भी, ये सब आपको स्वर्ग में मिलती है। खुशियां, सब कुछ स्वर्ग में मिलते हैं। जब जो स्वर्ग में मिलता है तो इसका मतलब मेरा देश भी एक स्वर्ग है। वो अपने देश को स्वर्ग के रूप में वर्णित कर रहा है कि मेरा देश जो है वो एक
स्वर्ग है, यानी इंग्लिश हेवन मतलब इंग्लैंड, इंग्लैंड सीधा सीधा इंग्लैंड, इंग्लैंड को, अपने देश को स्वर्ग मान रहा है। तो कवि अभी तक ये कहना चाह रहे हैं इस पोयम के माध्यम से कि मैंने जो अपना फर्ज, मुझे जो अपने देश का कर्ज उतारना है, चाहे मैं कहीं भी रहूं, चाहे मैं कहीं भी मेरी मृत्यु हो जाए, वो जगह हमेशा इंग्लैंड की होगी। यहां तक कि एक कतरा भी मेरा खून का गिर जाएगा जहां भी, वो जगह हमेशा के लिए इंग्लैंड की हो जाएगी, क्योंकि मुझे इंग्लैंड ने आकार दिया, मुझे इंग्लैंड ने सब कुछ दिया। जब सब कुछ मुझे उन्होंने दिया तो ये कोई नहीं कह सकता कि कोई भी चीज जो है वो मेरा है, वो सब के सब मेरे देश का है। इसलिए मैं उनके उस बलिदान, जो मैं अपना बलिदान देने जा रहा हूं, वो सब बलिदान या फिर जो मैं अपना देश के लिए लड़ने आया हूं, वो सब अपने देश के लिए मैं दूंगा। मैं वो अपना सब कुछ वापस मैं अपने देश को दे दूंगा। पोएम आज यहां खत्म होता है। आप हम लोग पढ़े द सोल्जर। यदि आप लोगों को अच्छा लग रहा हो, अच्छा लगे, वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, अपने दोस्तों तक इसे जरूर पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा।